आज हम अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है एनपीओ। एनपीओ की बात करें तो एनपीओ को हम रेफर करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर हम इसको इस तरीके से भी शॉर्टकट में बोल देते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनी। तो एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। तो इनका मोटिव क्या है? तो बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव से बनी है? प्रमोट करने के लिए, इनको रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए। रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए कैसे? जैसे कि मंदिर बनते हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, वो अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं। इवन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। जैसे हम देखते हैं क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह होते हैं, टेनिस क्लब हो गए। तो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या फिर ओवरऑल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये क्लब्स बने हुए हैं। या फिर ये क्या प्रमोट कर सकते हैं? आपकी हेल्थ को, एजुकेशन को। जैसे स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनका मोटिव होता है एजुकेशन पर्पज से बने हुए हैं। तो ये होती है हमारे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रॉफिट के अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव से सेटअप की गई है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनके अंदर आते हैं आपके स्कूल, कॉलेजेस हो गए, आपके स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो स्कूल का हम देखें तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, पब्लिक हॉस्पिटल हो गया तो इसका हेल्थ ऑब्जेक्टिव हो गया। वैसे ही कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहाँ से आएगा? इस ऑर्गेनाइजेशन के पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, या फिर इन द फॉर्म ऑफ जो मेंबर्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, वो पैसे देते हैं। कैसे? मेंबरशिप फीस वगैरह भरे जाते हैं। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है, ठीक है। तो ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स ऑफ एन एनपीओ इंक्लूड्स दीज। पहला है आपका एंटिटी। एंटिटी का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। दे हैव देयर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो इसका समझते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब इनकी आइडेंटिटी इनके मेंबर्स से हटके होती है। जो इनके मेंबर्स वगैरह होंगे उससे हटके इनकी एंटिटी होती है आपकी, ठीक है। तो आप मेंबर्स और एनपीओ को कंबाइन नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं एक मेंबर हूँ, एक पर्सन है, एक मेंबर है ए, और एक स्पोर्ट्स क्लब है, वो स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर है। वो ऐसे नहीं कह सकता कि ये जो स्पोर्ट्स क्लब का एसेट है, ये टेनिस टेबल है, ये मेरी है, कभी नहीं कह सकता। वो स्पोर्ट्स क्लब का एसेट है। वैसे ही ए का जो पर्सनल एसेट होगा, एक ही कार, वो स्पोर्ट्स क्लब ये नहीं कह सकता ये मेरा एसेट है, क्योंकि इन दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये इंडिविजुअल से, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट इज पर्पस। किस पर्पस से इसको सेटअप किया गया वो बिल्कुल इसको डिफाइन करता है एनपीओ को, जो हमने अभी पढ़ा था। इसको सेट करने का पर्पस आपका कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, कोई भी पर्पस हो सकता है जो हमने भी डिस्कस करे। तो इसका पर्पस नॉर्मल से अलग होता है। या फिर सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है किसी का पर्पस, किसी एनपीओ का। तो इनके पर्पस इस टाइप का होते हैं। नेक्स्ट है ओनरशिप। अब इसको ओन कौन करता है, कौन इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेड है? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कैसे सेटअप होता है? दीज आर सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी। ये चैरिटेबल सोसाइटी की तरह सेटअप की जाती हैं, या हम ट्रस्ट बोल सकते हैं। तो ट्रस्ट का तो कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं होता। तो इसको कौन हेड करता है? इसको हेड करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल? जिसे हम बोलते हैं ट्रस्टीज, राइट। तो इसका मतलब इसको कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं हेड करता, नॉट सिंगल इंडिविजुअल। कोई एक अकेला इंसान नहीं है जो इसको हैंडल कर रहा है, जो जिसका सब कुछ वो एसेट्स होंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये एज अ चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट इस तरीके से बनती है। इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, और ये उन्हें भी बिलोंग नहीं करती है। किसको बिलोंग करती है? सोसाइटी को बिलोंग करती है। तो एनपीओ ऑलवेज बिलोंग टू सोसाइटी। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव तो हम ध्यान से समझ लेंगे। तो इसका मतलब बच्चे कहेंगे कि ऐसा प्रॉफिट कमाता ही नहीं है। ऑब्वियसली कुछ एक्टिविटी कर रहा है, मेंबर से पैसा आ रहा है, फंड इन्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन कुछ तो फ़ायदा होता ही होगा। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं प्रॉफिट उसका मकसद नहीं है, लेकिन हाँ
प्रॉफिट तो उसको हो सकता है उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, हो सकता है उसकी एक्टिविटी से उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उस बेनिफिट को प्रॉफिट ना बोल के हम बोल देते हैं सरप्लस। प्रॉफिट तो हो गया आपका, आप तो इन पार्टनर हो, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, प्रॉफिट हुआ, पार्ट दिए एक दूसरे में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका दिया गया सरप्लस मेंबर्स के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या मेंबर्स इसके सरप्लस को ले जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है, हम इसका फंड बना देते हैं, फ्यूचर में इसको रन करने के लिए साइड में रख देते हैं। तो मतलब इसका सरप्लस उसके ऑपरेशन में चला जाता है, या फिर उसने कोई एसेट खरीदना है एनपीओ ने, तो वहाँ पैसा चला जाता है। दिस मनी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ना प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव है, और अगर उसके पास सरप्लस बच भी रहा है तो हम कभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ओके, एनपीओ के नेक्स्ट फीचर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एनपीओ का मैनेजमेंट, कि इनको चलाता कौन है। आपने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, ठीक है, उनके अंदर हम बोलते हैं ट्रस्टीज़, कि ट्रस्टी है, इसका कोई ग्रुप का ओनर नहीं है, ट्रस्टीज़ हैं। तो मैनेजमेंट इनकी जाएगी ट्रस्टीज़, या फिर हम उसे बोल देते हैं मैनेजिंग कमेटी। इनकी एक कमेटी है जो मतलब मेंबर्स ही होते हैं, ये भी मेंबर्स होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वही उसी में से हमने कमेटी बना दी। तो मैनेजिंग कमेटीज़, ये कमेटीज़ जो होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही होती हैं। नेक्स्ट है आपका फंड्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आएगा? अगर हम बात करें फंड्स की, तो बहुत सारी फॉर्म्स में इसके पास पैसा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो तो आप एक एंट्रेंस फीस भरते हो। तो मेंबर्स क्या भरते हैं? अपनी एंट्रेंस फ़ी। तो मेंबर, आप किसी भी मेंबर बनोगे क्लब का तो आपको एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ी होगी। तो ये एंट्रेंस फ़ी इस एनपीओ के लिए इनकम होगी। इसके अलावा इस एनपीओ को कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है? आपने एक एंट्रेंस फ़ी भरी, प्लस क्या होगा, आप हर महीने उसको सब्सक्राइब करा आपने, तो सब्सक्रिप्शन भी भरोगे। तो ये जो सब्सक्रिप्शन जा रही है आपके थ्रू हर महीने, ये उसकी मेंबरशिप के अलावा, एंट्रेंस के अलावा, ये आपके उसकी पैसे हो गए। प्लस इसको कहाँ से मिलते हैं मेंबर्स के फीस के अलावा? डोनेशन के थ्रू भी पैसा मिलता है, क्योंकि अगर एनपीओ कोई अच्छे मोटिव से बनी हुई होगी तो गवर्नमेंट भी उसे प्रमोट करती है। तो डोनेशन, ग्रांट्स, यहाँ से थ्रू पैसा आता रहता है। तो इसका मतलब ये फ़ंड कलेक्ट करते हैं इन जगहों से, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, यहाँ से इनका पैसा आता रहता है। नेक्स्ट इनकी स्टार्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो देखो, कुछ स्टेटमेंट हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होता है, तो लेकिन एक एनपीओ की स्टेटमेंट नॉर्मल से थोड़ी अलग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ईयर एंड पे बनाते हैं, जैसे एक साल हो गया फिर ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से एक ऐसा अकाउंट जो आपको बताएगा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा गया है। एक तरह से आप लगा लो कैश बुक टाइप्स, सेम कैश बुक नहीं बट कैश बुक टाइप्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपकी एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर देगा आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। मतलब ये कैश नेचर का है ना, आपका कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, कैश आना और कैश जाने को रिकॉर्ड कर रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, उसे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसने एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासीफाई कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसने क्लासीफाई करा था रिसिप्ट और पेमेंट, इसने क्लासीफाई करा इनकम और एक्सपेंडिचर, कि ये हमारे सारे सोर्स हैं इनकम के और ये सारे सोर्स हैं हमारे एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट आपका आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सब में कॉमन होते गया, एक ऐसी पोजीशन स्टेटमेंट जो हमें ये शो करती है, कैसे क्लासीफाई करता है ये चीज़ों को? एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के बीच में, एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो जिस तरीके से चीज़ें क्लासीफाई होती हैं अकॉर्डिंगली नाम बन जाता है। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज दोनों इक्वल होते हैं, तभी हम बोलते हैं उसको बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एनपीओ की, जो ईयर एंड में बनाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखो आपको डिफरेंस लगा होगा। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और एक एनपीओ में डिफरेंस क्या होता है।
एक एनपीओ और एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस समझते हैं। एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो शॉर्ट में लिख देते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या फ़र्क होगा? सबसे पहला है उनका पर्पस। सबसे पहला बेसिस हम रखेंगे पर्पस। एनपीओ का पर्पस होता है कि कल्चर को प्रमोट करना, उसको आगे लेके जाना, एजुकेशन को प्रमोट करना, उसको आगे लेके जाना। तो ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेशन ले लेते हैं हम, कल्चर ले लेते हैं, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, इनको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही क्या है उसका? तो पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करना है, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से ही बनाई गई हैं, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड बात करते हैं हम, इनके पास फंडिंग, पैसा कहाँ से आता है? अभी हमने पढ़ा कि एनपीओ के पास पैसा कहाँ आता है? फी से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, ये इसके मीन्स हैं। या फिर उनका कोई एसेट है, उन्होंने बेच दिया, पैसा आ गया, तो इसके थ्रू वो फंडिंग करते हैं, यहाँ से उनका पैसा आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप की होती हैं। अगर वो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप है, एक इंसान है, उसकी एक शॉप है, तो प्रोप्राइटरशिप हो गया, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो या तो अपना पैसा लगाएगा, ठीक है, या फिर कहीं से लोन वगैरह ले लेगा, तो ये होगी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात। तो या इधर वो लोन ले लेगा या फिर ओन फंड लगा देगा, ठीक है। जैसे पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल को, ठीक है। कोई कंपनी है तो वो क्या करती है? इशू कर देती है शेयर्स को, तो शेयर्स के थ्रू पैसा आ जाता है। तो इसका मतलब अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो अलग अलग तरीका है उनका फंड को इकट्ठा करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि एनपीओ में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। एक आपका आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नेक्स्ट हमने पढ़ा अभी क्या आता है लास्ट में, बैलेंस शीट। तो ये हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी एक एनपीओ की। नेक्स्ट देखते हैं एक नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अगर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमें क्या शो करता है? कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें शो करेगा कितना हमारा नेट प्रॉफिट है। लास्ट बैलेंस शीट, जो हमें एसेट लायबिलिटीज़ के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं सरप्लस, सरप्लस या फिर प्रॉफिट। अगर हम बात करें एक एनपीओ की, तो उसमें अगर पैसा उसके पास ज़्यादा है, उनके एक्सपेंसेस से पैसा, एक्सपेंसेस आर लेस देन इनकम, तो हम कहेंगे हमारा सरप्लस हो गया, अदरवाइज हम बोलते हैं डेफिसिट हो गया। अगर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्सपेंसेस कम हैं और रेवेन्यू ज़्यादा हैं, तो हम बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट हो गया। या फिर अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो हम लॉस भी बोल सकते हैं, नेट लॉस। लाइकवाइज इसमें अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो हम डेफिसिट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़े डिफरेंस बिटवीन एन एनपीओ एंड अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो आप आसपास ऑर्गेनाइजेशंस को देखते होंगे, जैसे बिजनेसेस वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी इवन होंगे, तो सारे ही आपके प्रॉफिट मोटिव से बने हुए होंगे, ठीक है। फिर आप स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एनपीओस, ओके। नेक्स्ट हम एक एक करके ना इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो इसका हम एक बार फॉर्मेट देख लेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। ऑब्वियसली आपके पेपर में फॉर्मेट नहीं आएगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो पूछें आपसे कि फॉलोइंग आइटम विल बी इंक्लूडेड इन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड क्या चीज़ें होती हैं और क्रेडिट साइड क्या चीज़ें होती हैं। अगर डेबिट साइड को देखा जाए तो सारी की सारी रिसिप्ट्स हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब जब भी पैसा आएगा हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। लाइकवाइज सारी की सारी पेमेंट्स
क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, कैसी भी पेमेंट हो, इसको मैटर नहीं करता कैसी भी पेमेंट हो, चाहे बिल्डिंग खरीदी हो आपने तो भी पेमेंट साइड आएगा, सैलरीज पे करिए तो भी पेमेंट साइड आएगा। तो इसका मतलब सारी के सारे रिसिप्ट्स आ गई आपकी डेबिट साइड, सारी की सारी पेमेंट्स आ गई आपकी क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब बेसिकली सारे कैश ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ समरी ऑफ कैश। कैश की समरी प्रोवाइड कर रहा है कि कहाँ हमारा पैसा गया है और कहाँ कहाँ से हमारे सोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ से हमारे पास पैसा आया है। अब जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैसा आपके पास ऑब्वियसली पहले ही पड़ा होगा, कुछ बैलेंस आपके पास पैसे का होगा पहले, तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस BD टू बैलेंस BD। बैलेंस BD को हम ओपनिंग कैश भी बोल सकते हैं कि ओपनिंग कैश इन बैंक कितना पड़ा है। बैलेंस BD में आपका कैश भी होता है, इसके अंदर ना बैंक ट्रांजैक्शन भी इसी में ही रिकॉर्ड की जाती है, कोई अलग सेपरेट कॉलम नहीं है, इसी के अंदर हम कैश बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब हमारा स्टार्ट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस BD से। हो सकता है आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो, ओवरड्राफ्ट हो, तो ऑब्वियसली आप इधर लिख दोगे बाय बैलेंस BD। क्यों लिखा है? क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया था, आपने जितना बैंक में पैसा था उससे ज़्यादा निकाला तो नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो हम इस साइड से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद जहाँ जहाँ से भी पैसा आएगा हम इस साइड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, जितनी भी सब्सक्रिप्शन साल में आई है सारी लिख दी। ठीक है, आपका जितना भी साल में डोनेशन आया आपने सारा लिख दिया। आपने कोई एसेट बेचा था, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फर्नीचर करा, तो जितना भी पैसा आया आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब आपको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ आपकी पेमेंट्स हो रही है, जैसे कि आपने रेंट भरा, सैलरीज दी एम्प्लॉयज़ को, आपने परचेज कर लिया, मान लो बुक्स परचेज करी हैं, कुछ भी परचेज करो इसको मैटर नहीं है, आपका पैसा जा रहा है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। एट द एंड हर चीज़ के बाद बैलेंस आएगा, क्या बोलेंगे हम उसको, बाय बैलेंस CD। ये ओपनिंग बैलेंस था, राइट, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा ऑब्वियसली वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव होगा तो आप इधर लिखोगे टू बैलेंस CD। तो इसका मतलब मैं यहाँ लगा देती हूँ प्लस, यहाँ लगाती हूँ माइनस। इसका मतलब प्लस का ओपनिंग बैलेंस है आपने इस साइड लिखा, माइनस में ओपनिंग बैलेंस था इस साइड लिखा। लाइकवाइज प्लस में आपका बैलेंस CD आपने इधर लिखा, नेगेटिव बैलेंस CD है तो आप इधर लिखोगे। तो ये हो गए आपके क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो हमने इधर रिकॉर्ड करा है। ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद हमने अपने बैलेंसेस निकाले और यहाँ रिकॉर्ड किया। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऊपर हम लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और यहाँ हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। हमने ईयर एंडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब साल के बाद बनाए जाते हैं, पूरा साल हो जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे। दिस इज़ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम डील करते हैं इसका नेचर कैसा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर। अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो आपने देखा ही होगा सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसमें आ रही है, जितनी भी कैश की है। ये कोई डिफरेंस नहीं करता ट्रांजैक्शन के बीच में कि ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो हर नेचर की, इट रिकॉर्ड्स एवरी नेचर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। हाँ, कैश, लेकिन सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, क्रेडिट को नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो इसका मतलब एवरी नेचर का यहाँ से मैंने मतलब क्या निकाला, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। इसका अब रिवेन्यू और कैपिटल नेचर में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है वो समझ लेते हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू नेचर की, इसका मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जो रैकरिंग नेचर की होती है, बार बार आती है, आर से रेवेन्यू, आर से रैकरिंग नेचर की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरीज है, हर महीने पे करोगे आप सैलरी, ये एक रैकरिंग नेचर का खर्चा है। रेंट है, बार बार पे करोगे हर महीने, ये रैकरिंग नेचर का खर्चा होता है। ठीक है, लाइकवाइज रेवेन्यू खर्चा भी हो सकता है, रेवेन्यू आपकी इनकम भी हो सकती है। जैसे सेल्स करा, आपका रेवेन्यू नेचर की इनकम है, हर बार सेल करोगे पैसा आएगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की होती हैं, या कैपिटल नेचर से मेरा मतलब है जो ट्रांजैक्शन कभी कभी होगी, नॉन रैकरिंग नेचर होगा, नॉन रैकरिंग नेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, बिल्डिंग परचेज करी है,
रोज रोज तो नहीं बिल्डिंग खरीदा पाओगे, हर महीने थोड़ी बिल्डिंग परचेज कर रहे होगे, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग परचेज की गई है ये एक कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनमें कोई डिफरेंस नहीं करता, वो चाहे रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, सबको रिकॉर्ड करता है। बस होनी कैसी ट्रांजैक्शन चाहिए, कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेकंड चीज, ये एक तो हमने समझ आया कोई डिफरेंस नहीं करता, फर्स्ट चीज़ हमें समझ आई रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड चीज़ है उसको ईयर से भी मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल तो 2019, 2020, 2021 ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। मेरे पास पैसा आया सब्सक्रिप्शन का 50,000, इस 50,000 में 2019 का 10,000 था और 2021 के 20,000 थे। इसको कोई मैटर नहीं है पिछले साल का पैसा आ रहा है अगले साल कैसे, उसको बस है 50,000 आया, 50,000 को रिकॉर्ड करके रख लिया, उसको कोई मैटर नहीं है ये पैसा प्रीवियस ईयर का है नेक्स्ट ईयर का है, उसको सब कुछ को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन कैश नेचर की है, वो पूरी उस आइटम को रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रहेगा नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नेचर में आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको बोलेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो दे देंगे नॉमिनल, रियल, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, तो इस तरीके के ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो इसके अंदर जो चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं, कैश रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैश एसेट है, तो ये है एक एसेट अकाउंट, तो इट इज़ एन एसेट अकाउंट। तो कोई नेचर पूछेगा तो हम एसेट अकाउंट किसकी कैटेगरी में डालते हैं, रियल अकाउंट के। तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, आप रियल पे टिक करोगे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इस तरीके से वैल्यू आएंगी। तो क्योंकि ये एसेट अकाउंट है तो रियल नेचर हो गया इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। इसको किस बेसिस पे प्रिपेयर करें, आपको पता है अकाउंट्स में 2 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रिपेयरिंग का बेसिस होता है कैश बेसिस। पैसा आएगा वो रिकॉर्ड कर देगा, पैसा जाएगा वो रिकॉर्ड कर देगा, तो इसका बेसिस होता है कैश बेसिस। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन दोनों में डिफरेंस नहीं करता। इसका मतलब सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट को इंक्लूड करेगा, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पीरियड में भी डिफरेंस नहीं करता, वो भी सारे पीरियड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगा। जैसे हमने अभी बात करी थी, पिछले साल की ट्रांजैक्शन हो, अगले साल की ट्रांजैक्शन हो, इस साल पैसा आया वो इस साल सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ही लिखेगा, ठीक है। तो ये हैं आपके फीचर्स जो हम आगे करते हैं नेक्स्ट। ये 4 फीचर्स हो गए आपके। नेक्स्ट आपका है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। किसी अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जितना कैश या बैंक आपके पास पड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब सारे एक्सपेंसेस के बाद एट द एंड कितना बैलेंस पड़ा, बैलेंस सीडी हो गया, ये हो गया बैलेंस बीडी। तो जो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का कैश बैंक बच गया होगा वो इसकी हो गया, और इस साल जितना बचा होगा दैट इज सीडी योर क्लोजिंग बैलेंस। दोनों बैलेंसेस इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चे हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, जैसे अक्रूड इनकम हो गई, इन सबको हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये एडजस्टमेंट इसलिए करने पड़ते हैं ताकि हम करंट ईयर की चीज़ों को रिकॉर्ड करें, पिछले साल अगले साल की चीज़ों को ना रिकॉर्ड करें। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये एडजस्टमेंट्स नहीं की जाती। इसको मैटर ही नहीं करता कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, वो उसे रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने पे नहीं करा तो कैश नहीं किया तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि तो कैश बेसिस होता है। इसका मतलब एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका है पर्पस, कि हम बनाते ही क्यों है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का आपका पर्पस होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कितना पैसा आपका रिसीव हुआ है अंडर डिफरेंट हेड्स, और ऐसे ही आइडेंटिफाई करें कि हमने कहाँ कहाँ खर्चा कर दिया,
कितना पैसा आपने पे करा है अंडर डिफरेंट हेड्स, कि आपने कहाँ कहाँ पेमेंट्स करी है, किन किन के थ्रू हमने रेवेन्यू इनकम रिसीव करी है।